Good morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you लेसन 9 मेरी साहसिक यात्रा आर क्लास 8। सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको कक्षा 8 के लिए पाठ 9 मेरी साहसिक यात्रा पाठ का अध्यापन कराऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। तो चलते हैं पाठ की ओर। मेरी यहाँ पर इसके पहले है मौखिक पठन। बच्ची हो गई अम्मा, गोरी सी पीली, पीली से काली हो गई है अम्मा। एक दिन मैंने देखा, सचमुच बूढ़ी हो गई है अम्मा। कुछ बादल बेटे ने लूटे, कुछ हरियाली बेटी ने। एक नदी थी, कहाँ खो गई, रहती हो गई है अम्मा। देख लिया है सोना चांदी जब से उसके बक्से में, तब से बेटों की नज़रों में अच्छी हो गई है अम्मा। कल तक अम्मा अम्मा कहते फिरते थे जिसके पीछे, आज उन्हीं बच्चों के आगे बच्ची हो गई है अम्मा। घर के हर एक फर्द की आंखों में दौलत का चश्मा है, सबको दिखता वक्त कीमती सस्ती हो गई है अम्मा। बोझ समझते थे सब भारी लगती थी, लेकिन जब से अपने सर का साया समझा हल्की हो गई है अम्मा। रंजीत भट्टाचार्य। तो बच्ची हो गई है अम्मा। अम्मा जो माँ थी, जो हमारा पालन पोषण करती थी, वह इस समय बच्ची हो गई है। उसकी कोई कीमत नहीं है, बच्चों जैसा उसका महत्व है। जब अम्मा हमको चलना सिखाती थी, हमारे साथ उठती थी, बैठती थी, मुझे इतना बड़ा बना दिया, लेकिन परिवार वालों ने उनके सेवा, उनकी जो था मातृत्व का महत्व नहीं दिया, केवल पैसे का महत्व दिया। जब माँ के पास पैसा, तो सभी लोग उनके जो आज्ञा को मानते हैं। अगर उनके पास रुपया पैसा आदि नहीं है तो फिर उनकी कोई कीमत नहीं है, वे हल्की हो गई हैं, जैसे कि इन पंक्तियों में कहा गया है। तो ये केवल पढ़ने के लिए है, इनसे कोई प्रश्न नहीं है। तो हम चलते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ 9 मेरी साहसिक यात्रा। तो ये मेरी साहसिक यात्रा, इस कहानी के माध्यम से समुद्री यात्रा के रोमांच और कठिनाइयों की जानकारी मिलती है। लेखक ने गुयाना यात्रा का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने समुद्री डाकुओं द्वारा हमला करना, समुद्री तूफान पर आने पर बचाव करना, नरभक्षियों और खतरनाक जानवरों से रक्षा करने की जानकारी दी है। 28 वर्ष उस द्वीप पर बिताने के बाद लेखक अपने देश इंग्लैंड पहुंचे। ये इसका एक छोटा सा इस पाठ की जो होता है सारांश है, तो आप लोग इसे सुने। इसमें जीवन कौशल है, स्व जागरूकता, तनाव से निपटने की क्षमता, नैतिक मूल्य है, साहस का परिचय, सहयोग की भावना, निडरता का भाव। तो चलते हैं पाठ की ओर। पहले हम पाठ का अध्ययन करते हैं, फिर उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। यदि पाठ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे तो निश्चित रूप से सभी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। तो मेरा जन्म सन 1622 में यॉर्क नगर में हुआ था। लेखक अपने बारे में बता रहा, अपनी साहसिक सामुद्रिक यात्रा के बारे में वह बता रहा कि मेरा जन्म 1622 में यॉर्क नगर में हुआ था। लेखक कहाँ पैदा हुआ था? 1622 में यॉर्क नगर में पैदा हुआ था। पहला प्रश्न और उसका उत्तर। जब मैं पहली समुद्री यात्रा पर गया, भारी तूफानों में फंस गया। लेखक जब अपनी पहली समुद्री यात्रा में जाता है तो भारी तूफान में फंस जाता है। मैं बुरी तरह डर रहा था। किसी तरह एक नाव में बैठकर काफ़ी कठिनाई के बाद किनारे पर पहुंचा। लेखक किनारे पर कैसे पहुंचा? किसी तरह एक नाव में बैठकर बड़ी कठिनाई के साथ किनारे पहुंचा। वहां से लंदन पहुंचा। मेरी मुलाकात एक जहाज के मालिक से हुई जो गुयाना जा रहा था। उसने मुझे साथ चलने के लिए कहा, मैं उसके साथ चल दिया। इस यात्रा के लिए मैंने कुछ सामान खरीदे ताकि उसे बेचकर कुछ मुनाफा कमा सकूं। तो लेखक ने कुछ सामान भी खरीदा, शायद जो व्यापार करके कुछ और पैसा कमा सकूं। गुयाना की यात्रा से लौटने के बाद कप्तान की मृत्यु हो गई। जहाज फिर से अपनी यात्रा के लिए तैयार हुआ, लेकिन समुद्री डाकुओं ने उसने हम पर हमला बोल दिया। हमने डाकुओं का पूरी हिम्मत के साथ सामना किया, परंतु ये संख्या में अधिक थे। हमारे कई साथी मारे गए। अंत में हम सब कैदी बना लिए गए और मुझे डाकुओं के सरदार ने अपना दास बना लिया। तो समुद्र में ऐसी घटनाएं होती हैं। समुद्री डाकू होते हैं जो जहाज़ों पर आक्रमण करके उन पर रखी सामानों को छीन लेते हैं और उनके व्यक्तियों को डाकू बना, अपने व्यक्तियों को दास बना लेते हैं और दास बना करके विभिन्न स्थानों पर बेच देते हैं।
कभी कभी मुझे मालिक के लिए मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्र में जाना पड़ता था। अब लेखक यहाँ बता रहा है कि जो डाकू का सरदार था वही मालिक था और उसके लिए हमें कभी कभी मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्र में जाना पड़ता था। इस काम के लिए हमारे पास एक अच्छी नाव थी। इस काम के लिए हम एक अच्छी नाव की व्यवस्था किए थे। एक दिन मैं मछलियाँ पकड़ने के बहाने समुद्र से दूर निकल गया। रास्ते में बिना कहीं रुके मैं कई दिनों तक समुद्र में यात्रा करता रहा। कुछ दिनों बाद मुझे एक जहाज मिला। जहाज ब्राज़ील जा रहा था। उसके कप्तान ने मुझे अपने जहाज में यात्रा करने की अनुमति दे दी। 22 दिनों के बाद हम ब्राज़ील पहुंच गए। तो ये समुद्री डाकुओं के पंजे से इस प्रकार बच निकले कि वो मछलियां पकड़ने गए और नाव को ले करके काफ़ी दूर तक चले गए। संयोग से उनके भेंट एक ब्राज़ील के नाविक से हुई। कप्तान ने उनको उस पर नाव पे रहने के लिए कह दिया और वे नाव के द्वारा जहाज से ब्राज़ील पहुँच गए। मैं ब्राज़ील में 4 वर्ष तक रहा। लेखक कह रहा कि मैं ब्राज़ील में 4 वर्ष तक बिताया। मैंने यहाँ खेती बाड़ी का काम आरंभ कर दिया, परंतु समुद्र जैसे मुझे बार बार बुलाता था, मैंने एक बार फिर गुयाना की यात्रा पर जाने का फैसला किया। लेखक 4 वर्ष रहने के बाद ब्राज़ील में फिर गुयाना चलने के लिए तैयार हो गया। हमारा जहाज 120 टन का था। इसमें काफ़ी सामान भरे थे। कुछ दिनों की यात्रा के बाद अचानक समुद्र में तूफान आ गया। हम जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। तभी जहाज में पानी भरने लगा। कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। तेज हवा जहाज को पश्चिम की ओर ढकेल रही थी। जहाज उन द्वीपों की ओर बढ़ रहा था जहां जंगली लोग रहते थे। इसी बीच जहाज समुद्री रेत में फंस गया। पास वाला टापू हमारे लिए अनजान था। हमें अपनी जान बचाने की फिक्र हो रही थी। हम लोग एक नाव पर सवार होकर गए। तूफान का वेग कुछ कम हो गया था, पर किनारे पर पहुंचना अभी असंभव प्रतीत हो रहा था। समुद्री लहरें हमारी नाव को जैसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। इसी बीच एक भयंकर लहर ने हमारी नाव को पलट दी। हम सभी एक दूसरे से अलग हो गए। इस बड़ी लहर के नीचे मैं दब सा गया। कोई बड़ी ताकत मुझे किनारे की ओर ले आई। सुनसान तट पर एक पेड़ था। उस पर बैठकर मैंने रात काटने का निश्चय किया। रात की सहायता से मैं किनारे पर पहुंचा और एक पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ पर बैठ करके रात भर काटने का। जब मैं जागा तो मौसम साफ हो चुका था। समुद्र शांत था। मुझे दूर समुद्र में अपना जहाज खड़ा दिखाई दिया। इस द्वीप पर जिंदा रहने के लिए मैंने जहाज से कुछ सामान लाने का निश्चय किया। मैं तैर कर वहां पहुंचा। जहाज पर एक रस्सा लटका हुआ था। मैं उसकी सहायता से जहाज पर चढ़ गया। मैंने वहां खाने का कुछ सामान इकट्ठा किया। लकड़ी के कुछ लट्ठे तख्ते जोड़कर उनको बांध दिया। इस तरह एक छोटी सी नाव बना ली और उस पर खाने की सामग्री, औजार, हथियार और कपड़े लाद लिए। फिर खींचकर किनारे तक ले आया। मैंने पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर चारों ओर नजर दौड़ाई। सब तरह समुद्र फैला हुआ था। चट्टानें नजर आ रही थी। तभी मैंने एक चिड़िया पर गोली चला दी। चारों ओर पक्षियों का शोर गूंजने लगा। मुझे द्वीप पर आए 13 दिन बीत चुके थे। हमारा जहाज अब दिखाई नहीं दे रहा था। शायद कहीं वह बह गया था। मेरी सबसे बड़ी चिंता नरभक्षियों और खतरनाक जानवरों से अपनी रक्षा करने की थी। मैंने रहने के लिए तंबू और गुफा दोनों का प्रबंध कर लिया था। अपने निवास के आगे लकड़ी के खूंटों और तारों की एक मजबूत दीवार सी बना ली थी। मैंने दरवाज़ा नहीं बनाया था। एक सीढ़ी रखी थी। दीवार लागने के बाद मैं सीढ़ी उठा लेता था। जहाज से 2 बिल्लियाँ और एक कुत्ता मेरे साथ इस टापू पर आ गए थे। यहाँ आए मुझे 1 साल पूरा हो चुका था। छोटी मोटी टहनियों से मैंने कई प्रकार की टोकरियाँ बना ली और यहाँ आए ये टोकरियाँ अनाज रखने के काम में आती थी। मैं एक तोता पाल लिया जिसका नाम पाल था। वह मेरा नाम लेकर बुलाता था। मेरे पास खाना बनाने के लिए बर्तन बहुत कम थे। मैंने मिट्टी के बर्तन बनाए और उन्हें आग में पका लिया। इस बीच मैंने जंगली बकरियों को पालना शुरू कर दिया। एक दिन द्वीप पर मुझे किसी व्यक्ति के पाँव के निशान दिखाई दिए। आखिर यह कौन हो सकता है? कहीं ये दैत्य के पाँव के निशान न हो, यह सोचकर मैं परेशान हो उठा। तो लेखक क्यों परेशान हो उठा, ये प्रश्न है। उसने सोचा शायद ये दैत्य का पाँव हो। मुझे चिंता सताने लगी, यदि जंगली लोग मुझे देख लेंगे तो मार डालेंगे। एक दिन समुद्र किनारे घूमते समय एक स्थान पर मैंने मनुष्यों की हड्डियाँ बिखरी देखी। यह नरभक्षियों ने आग लगाई थी और अपने साथ लाए बंदियों को मार डाला था। इससे मेरी चिंता और भी बढ़ गई। एक दिन सुबह मैंने तट की ओर आती हुई 5 नावें देखी। नाव में काफ़ी लोग बैठे थे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को किनारे आते देख करके मैं डर गया। तो
सोचने लगा यदि उन्होंने आक्रमण किया तो मैं अकेला उनका सामना कैसे कर पाऊंगा। नावें रुकी, वे लोग उतरे, उन्होंने आग जलाई, नाचना शुरू कर दिया। वे भयंकर मुद्राएं बनाकर नाच रहे थे। उनके साथ कुछ कैदी भी थे। इसमें से एक कैदी मौका पाकर वहां से भाग निकला। वह उसी तरह भागा जिधर मेरा ठिकाना था। उसके पीछे 2 जंगली भागे। मैंने उस व्यक्ति की जान बचाने का निश्चय किया। जंगलियों ने मुझे नहीं देखा। मैंने उन दोनों को मार गिराया। भागता हुआ कैदी रुक गया। वह मेरा कृतज्ञ था कि मैंने उनकी जान बचाई थी। उसने जमीन चूमी और मेरा पांव अपने सिर पर रख लिया। यह मेरे प्रति उसका वफादारी का सबूत था। कुछ देर बाद मैंने उसे खाने के लिए रोटी और सूखे अंगूरों का गुच्छा दिया। रहने के लिए अपने ठिकाने के पास ही प्रबंध कर दिया। काफ़ी समय मेरे साथ रहते रहते वह मेरी भाषा के कुछ शब्द भी बोलना सीख गया था। मैंने उसका नाम फ्राइडे रख दिया क्योंकि वह इसी दिन मुझे मिला था। तो उसका नाम फ्राइडे क्यों रखा गया? क्योंकि वह शुक्रवार के दिन मिला था, इसलिए उसका नाम फ्राइडे हो गया। अब हम 1 से 2 हो गए। वह मेरी बात समझने लगा था। मेरी भाषा में कुछ शब्द बोल लेता था। तब मैंने उसे बताया कि मैं इस द्वीप पर कैसे आया था। एक दिन सुबह फ्राइडे मेरे पास आया। बोला, वे आ गए हैं। मैं दूरबीन लेकर पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। मैंने समुद्र की ओर देखा। लगभग 2 मील के फासले पर एक जहाज लंगर डाले खड़ा था। यह इंग्लैंड का जहाज लग रहा था। जहाज के कुछ लोग एक नाव द्वारा किनारे पर चले आए। उनकी संख्या 11 थी। उसमें से 3 व्यक्ति कैदी थे। जब उन कैदियों के आसपास कोई नहीं था तो मैं पेड़ों की ओर पर छिपता हुआ उनके पास पहुंचा। अचानक उसने उनसे बोला, आप यहाँ कैसे? उस वक्त से एक व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं जहाज का कप्तान हूँ। मेरे नाविकों ने विद्रोह कर दिया है और मुझे तथा मेरे इन 2 व्यक्तियों को बंदी बनाकर यहाँ ले आए हैं। क्या इस विपदा से छुटकारा पाने के बाद वह मुझे और फ्राइडे को इंग्लैंड वापस ले जाएगा? कप्तान ने वादा कर लिया। हमने उन्हें लड़ने के लिए हथियार दिए। तब तक एक विद्रोही ने उसके हाथों से में बंदूक देखी तो वह अपने दूसरे साथियों को बुलाने के लिए चिल्लाया। इसी बीच कप्तान और उसके साथियों ने विद्रोहियों पर गोलियां दाग दी। इसमें से एक की मृत्यु हो गई, बाकी जख्मी हो गए। कोई चारा न देख विद्रोहियों ने हमारे आगे आत्मसमर्पण कर दिया। विद्रोहियों ने अपने साथियों को वापस आते न देखा तो एक नाव में कुछ लोग तट की ओर चले। वे 10 थे। 7 आदमी किनारे पर आ गए, बाकी 3 नाव में बैठे रहे। 7 व्यक्ति आगे बढ़ रहे थे लेकिन वे हमें देख नहीं पा रहे थे। हम छिपे हुए थे। हमने फ्राइडे और कप्तान के एक साथी को दूसरी तरफ से भेजा ताकि विद्रोही धोखा खा जाए। वही हुआ। हमने दुश्मन को अलग अलग करके उन पर हमला बोल दिया। अपनी पराजय सामने देखकर विद्रोहियों में से कुछ लोग हमारे साथ शामिल हो गए। इसी बीच फ्राइडे व उसका साथी विद्रोहियों की दूसरी टोली को परेशान कर रहे थे। वे एक पहाड़ी पर पहुंचकर आवाज़ लगाकर छिप जाते, फिर दूसरी पहाड़ी पर पहुंचकर आवाज़ लगाते, इसके बाद दौड़कर वन में चले जाते। विद्रोही उनका पीछा करते करते बुरी तरह थक गए। हम अंधेरे में बाकी विद्रोहियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमले में वे एकदम घबरा गए। कोई चारा न देखकर उन्होंने हथियार डाल दिए। मैंने कप्तान से पूछा, क्या अपने जहाज पर जाना चाहोगे? उसने कहा हाँ। वह 2 नाव में अपने साथियों के साथ जहाज की ओर चल पड़ा। आधी रात के समय वे जहाज पर पहुंच गए। उन्हें देखकर सभी विद्रोही घबरा गए। उन्हें अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। कप्तान ने 7 बार गोली चलाकर संकेत दिया। इसका अर्थ था कि वह जीत गया था। सुबह जब मैं जागा तो कप्तान लौट आया था। मैंने द्वीप से विदा ली और कप्तान के साथ जहाज पर आ गया। फ्राइडे भी मेरे साथ था। वह इस तरह 28 वर्ष उस द्वीप पर बिताकर मैं देश की ओर चल दिया। डेनियल डेफो ने इस ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा को लिखा है। तो शब्दार्थ की ओर चलते हैं। शब्दार्थ है मुनाफा, प्रॉफिट, लाभ, अनुमति, परमिशन, आज्ञा, स्वीकृति। नरभक्षी, मैन ईटर, कार्निवल, मनुष्यों को खाने वाला, कृतज्ञ, ग्रेटफुल, उपकार करने वाला, दास, स्लेव, सेवक, नौकर, वेग, स्पीड, गति या प्रवाह, दैत्य, डेमन, राक्षस, असुर, दानव, विद्रोही, राइवल और विद्रोह करने वाला, उपद्रवी। तो ये रहे शब्दार्थ। अब रचनाकार का परिचय हम जान लेते हैं। पेशे से व्यापारी के हृदय से साहित्य के पुजारी डेनियल डेफो का जन्म लंदन में 1660 ईस्वी में हुआ।
अंग्रेजी साहित्य में उनकी ख्याति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनकी रचना रॉबिन्सन क्रूसो का अनुवाद विश्व की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में हो चुका है। विश्वकालीन रचनाकार थे। उन्होंने राजनीति, इतिहास, यात्रा, धर्म, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विभिन्न विषयों पर लेखन का कार्य किया। इनका निधन सन 1731 ईस्वी में लंदन में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रॉबिन्सन क्रूसो, कैप्टन सिंगलेटन, दी फॉर्चुनेट मिस्टेक्स, सिस्टम ऑफ मैजिक आदि प्रमुख कृतियां हैं। तो ये पाठ के बारे में। अब हम अभ्यास प्रश्नों के बारे में चलते हैं। पहला है श्रुतलेख, सुनकर लिखना। तो अब देखते हैं। मुनाफा, सामग्री, नरभक्षी, कृतज्ञ, आत्मसमर्पण, ये श्रुतलेख है। और दूसरा प्रश्न है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न का पहला प्रश्न है लेखक का जन्म कब और कहां हुआ था। पहला प्रश्न, लेखक का जन्म कब और कहां हुआ था, ये क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा लेखक का जन्म सन 1660 ईस्वी में लंदन में हुआ था। तो यहां पर दिया 1622 ईस्वी में यॉर्क नगर में, सन 1622 ईस्वी में यॉर्क नगर में हुआ था। दूसरा प्रश्न है लेखक किस यात्रा पर थे। लेखक गुयाना की यात्रा पर था। लेखक किस यात्रा पे थे। उत्तर हो जाएगा लेखक गुयाना की समुद्री यात्रा पर था। अब ग प्रश्न, ग प्रश्न देखते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो गुयाना किसके साथ गए। रॉबिन्सन क्रूसो गुयाना किसके साथ गए। रॉबिन्सन क्रूसो किसके साथ गुयाना गए। हो जाएगा रॉबिन्सन क्रूसो गुयाना एक जहाज के कप्तान के साथ गए। कप्तान के साथ गए। रॉबिन्सन को मछलियां पकड़ने समुद्र में क्यों जाना पड़ता था। रॉबिन्सन
को मछलियां पकड़ने क्यों जाना पड़ता था? ये उत्तर हो जाएगा रॉबिन्सन को मछलियां पकड़ने कप्तान डाकुओं के सरदार के लिए जाना पड़ता था। सरदार के लिए जाना पड़ता था। डाकुओं के सरदार के लिए उन्हें मछलियां पकड़ने के लिए जाना पड़ता था। अब पांचवा प्रश्न है, रॉबिन्सन ने द्वीप पर कितना समय बिताया? तो रॉबिन्सन ने द्वीप पर 28 वर्ष बिताए। रॉबिन्सन ने द्वीप पर 28 वर्ष बिताए। कितने समय बिताए, ये प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा रॉबिन्सन ने 28 वर्ष बिताए। तो ये रहा बाकी प्रश्नों का उत्तर। तो आज का पाठ हम यहीं पे समाप्त होता है। शेष प्रश्नों का उत्तर हम अगले